हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का इतिहास इस टॉपिक को लेकर आया हूं और इसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाणिक काल, महाजनपद काल व महाकाव्य काल, ये 4 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसको जानने से पहले हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश आप जानते ही है भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच में स्थित है, इस वजह से इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो भूभाग है जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, और यह गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है मध्य प्रदेश का, जो कि बहुत ही प्राचीन है। वर्तमान में यह हिमालय पर्वत से भी बहुत प्राचीन माना गया है इसे, गोंडवाना लैंड को। मध्य प्रदेश का इतिहास जानने से पहले हम इतिहास के काल का वर्गीकरण देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को 2 प्रमुख आधारों पर विभाजित किया है। इसमें से पहला विभाजन है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर 3 विभाजन हैं। प्राग ऐतिहासिक काल पहला, आद्य ऐतिहासिक काल दूसरा और ऐतिहासिक काल। ओके, तो इस प्रकार से 3 विभाजन है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास की वह काल अवधि को कहा जाता है जिसमें हमें पुरातात्विक लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई है। ओके दोस्तों, पुरातात्विक स्थल जरूर हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के इतिहास की काल अवधि को बुलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास की वह काल अवधि है जिसमें हमें पुरातात्विक जो है स्रोत या साक्ष्य के आधार पर लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार की काल अवधि को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसकी काल अवधि वैसे 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की मानी गई है। उसके बाद है तीसरा ऐतिहासिक काल। यह इतिहास की वह काल अवधि है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इन साक्ष्यों को या इनकी लिपियों को पढ़ने में हमें सफलता मिली है। इनकी लिपियों को पढ़ने में हमें सफलता मिल चुकी है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता रखी जाती है। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक युग को रखा जाता है, जिसे लौह युग में शामिल किया गया है दोस्तों। इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में हमने जाना। कुछ दूसरा जो आधार था इतिहासकारों का वह था मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई धातु के आधार पर इतिहास का काल का वर्गीकरण। इसमें से ताम्रपाषाण काल है, कांस्य युग है, लौह युग है इत्यादि। तो इस प्रकार 2 क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं 2 प्रमुख आधारों के आधार पर। अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यह इतिहास का वह समय है जिसमें मनुष्य जो है अपनी सभ्यता के प्रारंभिक स्तर पर था, सभ्यता के विकास के प्रारंभिक स्तर पर था, उसे प्रागैतिहासिक काल। इसमें मनुष्य ने जीवन जीना शुरू किया कि दोस्तों, तो उसे न तो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान था, न उसे रहन सहन के बारे में ज़्यादा कुछ पता था। उसके जीवन का मुख्य आधार था शिकार करना और पेट भरना, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में जाता था, भटकता रहता था, और वह पत्थर की बनी गुफाओं में निवास करता था। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है।
पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो इन्हीं से संबंधित जो फैक्ट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरा पाषाण काल, आप जानते ही हैं कि पाषाण का प्रयोग या पत्थर का प्रयोग इस काल के मनुष्यों का प्रमुख आधार था पत्थर, क्योंकि इनके जो हथियार बने होते थे वो पत्थर के हुआ करते थे और अन्य सामग्री भी, जैसे कुछ कुल्हाड़ी पाई गई है पत्थर की या अन्य प्रमुख औजार पाए गए हैं पत्थर के। और इस काल के जो मनुष्य ने जो पत्थर की कुल्हाड़ी थी उनमें जो हत्था नहीं हुआ करता था, हत्था जो हाथ पकड़ने के लिए जो उपयोग किया जाता है कुल्हाड़ी का, वो नहीं हुआ करता था। तो अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्थल जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो पहला स्थल है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो है वर्तमान में, इसका जो लोकेशन की बात की जाए तो यह भोपाल नहीं, रायसेन के ओबेदुल्लागंज के पास पाई गई है भीमबेटका की गुफाएं। इसकी विशेषता यह है कि यह पाषाण युग की एक शैल चित्र गुफा है, शैलाश्रय है। आप यदि जाएंगे तो देखेंगे वहाँ कभी की उसमें आदि मानव के द्वारा जो है पत्थर की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, जिसमें कुछ चित्र है शिकार करते हुए इस टाइप के चित्र दिखाई देते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे यूनेस्को द्वारा 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज की साइट का दर्जा दिया गया है। और भीमबेटका की गुफाएं जो है इसके खोज करता है विष्णु श्रीधर वाकणकर, इन्होंने इसकी खोज की भीमबेटका की। ओके दोस्तों, तो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है भीमबेटका की गुफाएं किस ज़िले में है। ऑप्शन आपको रायसेन भी दिया रहेगा, भोपाल दिया रहेगा और अन्य ज़िले दिए रहेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, रायसेन ही इसका आंसर रहेगा। दूसरा प्रमुख स्थल है चंबल, बेतवा व नर्मदा घाटी क्षेत्र। इसके अलावा अन्य नदी घाटी क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें सोन घाटी क्षेत्र है दोस्तों। और नर्मदा घाटी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल के अवशेष या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। नदी घाटी क्षेत्र के पास इस सभ्यता फली फूली, इसका कारण यह होगा क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि जल के बिना जीवन जीना संभव नहीं होता। इसी कारण इन सभ्यताओं का, ये जो सभ्यताएं हैं उनके साक्ष्य हमें नदी घाटी के आसपास देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार चंबल, बेतवा, नर्मदा घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र इत्यादि के पास में इन सभ्यताओं के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा प्रमुख स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है इसका लोकेशन होशंगाबाद के निकट है और नर्मदा तट के पास ये पाया गया है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, इसमें गुफाएं भी पाई गई है उस काल की, पाषाण काल की। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह पूरा पाषाण काल के मानव की क्रीड़ा स्थली रही है। क्रीड़ा स्थली यानी कि वहाँ के जो उस काल के मनुष्य थे वह इस नदी घाटी के आसपास वह क्रीड़ा करते थे, खेल खेलते थे, या खेलने का उनका प्रमुख स्थल मैदान पाया गया। तो इस प्रकार से हमने 3 स्थल देखे प्रागैतिहासिक काल के, भीमबेटका की गुफाएं, चंबल, बेतवा, नर्मदा घाटी क्षेत्र और आदमगढ़। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनके लोकेशन आपको ज़रूर याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख स्थलों की। इसमें से छनेरा, नेमावर, माजावदी, महावर, देहगांव, हंडिया, कवरा व पचमढ़ी आदि अन्य प्रमुख स्थल है जहाँ से पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये तो था प्राग ऐतिहासिक काल और उसके स्थलों के बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं ताम्र पाषाण काल की ओर। ताम्र पाषाण काल इतिहास की वह काल अवधि है जिसमें मनुष्य ने पत्थर के स्थान पर तांबे के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया। और वस्तुतः तांबा वह धातु है जिसका उपयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया, यह भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ताम्र पाषाण काल
के प्रमुख स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है नवदा टोली। नवदा टोली जो है महेश्वर में है और महेश्वर खरगोन ज़िले में आता है और महेश्वर जो है नर्मदा घाटी क्षेत्र में ही पाया जाता है। अब नवदा टोली की कुछ विशेषता, इसमें क्या क्या स्थल सामग्री प्राप्त हुई हमें। इसमें तांबे की कुल्हाड़ी पाई गई है, सोने के गोल टुकड़े व चित्रित मृदभांड पाए गए हैं। ओके, इस काल में ताम्रपाषाण काल में, चूँकि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होने से, चाक के पहिए का आविष्कार होने से मिट्टी के घड़े पाए गए हैं, जिसमें कुछ पेंट किए हुए मिट्टी के घड़े हैं, इस प्रकार से पाए गए हैं। तो तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े व मृदभांड पाए गए हैं। इसके अलावा उस काल के मनुष्यों की झोपड़ी के साक्ष्य, मिट्टी से झोपड़ी बना करती थी और ऊपर घास हुआ करता था, इस प्रकार के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं नवदा टोली से। अब नेक्स्ट है कायथा, उज्जैन। उज्जैन में पाया जाता है कायथा और यह ताम्रपाषाण युग की पहली बस्ती यहीं पर पाई गई थी। ताम्रपाषाण युग में गुप्त काल के खगोल शास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम है वराहमिहिर, जो कि गुप्त काल के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे या उनके दरबार में ही रहते थे ये। तो वो वराहमिहिर की जन्मस्थली मानी जाती है कायथा, उज्जैन। नेक्स्ट जो अपना स्थल है वह है औरा, जो कि मंदसौर में है और मंदसौर औरा में ताम्रपाषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि ताम्रपाषाण काल से लेकर के गुप्त काल, जो कि गुप्त काल की काल अवधि जो है वह 4वीं से 5वीं सदी ईस्वी में मानी रखी जाती है। इस काल तक के साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं। तो औरा मंदसौर में आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कायथा उज्जैन में आता है और नवदा टोली जो है महेश्वर में आता है। इनकी इसे ज़रूर याद रखेंगे आप लोकेशन को। बात करते हैं अगला स्थल की, नागदा। नागदा उज्जैन में है। नागदा में कुछ क्या पॉइंट विशेष है, इसमें ताम्रपाषाण काल के मृदभांड व लघु पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। नागदा उज्जैन में आता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बरखेड़ा एक अन्य स्थल है। इसके बाद आज़ाद नगर है इंदौर में, इसमें भी ताम्रपाषाण काल की बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। खेड़ी नामा में भी ताम्रपाषाण काल की बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है एरण। एरण स्थल है जो कि सागर ज़िले में आता है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े और ताम्रपाषाण काल के कुछ अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसकी एक प्रमुख विशेषता भी है कि भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख से ही प्राप्त हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमने प्रमुख स्थल देखा ताम्रपाषाण काल के। अन्य कुछ 1-2 स्थल और बचे हैं जिनमें है डांगवाला, यह भी उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन में काफ़ी स्थल पाए गए हैं जिसमें डांगवाला है, कायथा, नागदा, इस प्रकार से स्थल हमने देखे अभी। नेक्स्ट है बालाघाट एवं जबलपुर के कुछ भागों में भी ताम्रकालीन औजार मिले हैं। और ताम्रपाषाण काल की एक विशेषता और है कि ताम्रपाषाण काल की जो सभ्यता थी उस समय की, वह प्राचीन सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो सभ्यता के समकालीन रखी गई है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि ताम्रपाषाण काल की जो सभ्यता है, उस काल के जो मनुष्य है उनका जो जीवन स्तर था, जो सभ्यता मानी गई है, वह सिंधु घाटी व मोहनजोदड़ो सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में अध्ययन किया। काय था इस प्रकार हम एक बार एक झलक रिवीजन कर लेते हैं ताम्रपाषाण काल के स्थलों के बारे में। नवदा टोली महेश्वर में है जो कि नर्मदा घाटी में है। इसके बाद कायथा उज्जैन में है, औरा मंदसौर में, नागदा उज्जैन में है, बरखेड़ा आज़ाद नगर इंदौर में, खेड़ी नामा और एरण सागर ज़िले में है। डांगवाला भी उज्जैन में स्थित है जो कि उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। और बालाघाट और जबलपुर इत्यादि ये सभी स्थलों
से ताम्रपाषाण युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है साक्ष्यों के आधार पर। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महाकाव्य काल। महाकाव्य काल इतिहास की वह काल अवधि है जिसमें रामायण की रचना हुई और रामायण के समय का काल कहा जाता है महाकाव्य काल। रामायण काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य व महाकांतर के घने वन क्षेत्र थे। वर्तमान में दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो दंडकारण्य का जो पठार है या क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में पाया जाता है। और दंडकारण्य वन का नाम इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर रखा गया है, दंडकारण्य। और इक्ष्वाकु जो है भगवान श्री राम के वंशज थे, और भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, जिनमें से जो कुश थे वो छत्तीसगढ़, जो कि दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, वहाँ के राजा बने या वहाँ पे उन्होंने शासन किया। इसके अलावा शत्रुघ्न जो कि भगवान राम के भाई थे, उनके पुत्र शत्रुघाती ने दसार्ण या विदिशा पर शासन किया, और दसार्ण की राजधानी कसावती थी उस समय। ओके, एक राजा का उल्लेख मिलता है महाकाव्य काल में जिनका नाम है मधु। यादववंशी राजा थे मधु, और जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे उस समय। तो इस प्रकार हमने महाकाव्य काल के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल में उस समय भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसमें 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ये 2 महाजनपद हैं अवंती और चेदी। इसके अलावा 16 महाजनपदों में अन्य थे गंधार, काम्पिल्य, अश्मक इत्यादि महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद के अंतर्गत जनपद हुआ करते थे, और जिस प्रकार अभी प्रांत हुआ करते दोस्तों, राज्य हुआ करता है, उस प्रकार उस समय पर महाजनपद हुआ करते थे। और चेदी के राज्यपाल, अब महाभारत के बारे में जानते होंगे तो शिशुपाल वहाँ के शासक थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया था, और ये इनके बुआ के लड़के भी थे। इसके अलावा काम्पिल्य से द्रौपदी जी, उनका ब्याह हुआ था पांडवों के साथ। और गांधार नरेश शकुनी से भी आप परिचित होंगे, जो कि गांधार वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है गांधार। तो उस समय 16 में से 2 महाजनपद जो थे वो मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, और इनके नाम है अवंती और चेदी। अवंती वर्तमान में उज्जैन का क्षेत्र है, और चेदी खजुराहो जो कि छतरपुर ज़िले में आता है, उसके आसपास का क्षेत्र है। तो अवंती की भी उस समय 2 भाग हुआ करते थे। ये 2 भाग है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती या अवंतिका। उत्तरी अवंतिका की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी हुआ करती थी, वहीं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। और इन उत्तरी और दक्षिणी अवंती जो 2 भूभाग हैं, इनके बीच में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम है नेत्रावती नदी। नेत्रावती नदी। अब आपको कुछ महाजनपदों या जनपदों के नाम, उस समय के जो नाम थे और वो वर्तमान में उनका नाम क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं, अवंती जो है उस समय पे वर्तमान में उसका नाम क्या है, उज्जैन है। वत्स जनपद ग्वालियर वर्तमान नाम है उसका। चेदी खजुराहो जो कि छतरपुर ज़िले में आता है। अनूप, निमाड़ या जिसे खंडवा निमाड़ में वैसे पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ होते हैं। पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है, पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है। तो अनूप जो जनपद हुआ करता था वो उसे निमाड़ या खंडवा के नाम से जाना जाता है। दसार्ण विदिशा वर्तमान में विदिशा को कहा जाता है। टुंडीकर दमोह जो कि कटनी के पास है, उसे जनपद था उस समय टुंडीकर, इसका वर्तमान नाम है दमोह। और एक नलपुर है
जिसे नरवर कहा जाता है और जो अन्य नाम शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है, शिवपुरी ज़िला है। और आपको नरवर का किला भी आपने सुना होगा, जो कि यदि आपने नहीं सुना है तो हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, इसका जब वीडियो लेकर आएंगे उस बारे में, उस समय हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जनपदों और उनके परिवर्तित नाम आप याद रखेंगे। उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस प्रकार मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसे हम कुछ 2-3 से 4 वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आज हमने फर्स्ट पार्ट में देखा प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।